लवकुश जैसे भारत में डॉक्टरी एक तरह का पेशा है, वकालत करना एक तरह का पेशा है, मजदूरी करना भी एक तरह का पेशा या रोजगार है, शिक्षा देना भी तरह का रोजगार है। क्या वेश्यावृत्ति, देह का व्यापार करना भी एक तरह का पेशा या रोजगार है भारत में क्या? अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे लव, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार भारत के अंदर वेश्यावृत्ति करना भी एक तरह का रोजगार है, एक तरह का पेशा है। वेश्यावृत्ति जैसे मुद्दों को हम सभी ने टैबू विषय मान लिया है। ना तो इसकी सच्चाई को कोई बताना चाहता है, ना कोई जानना चाहता है। हैरान करने वाला तथ्य है कि आज भी भारत में लगभग 1100 रेड लाइट एरिया है, जिसमें लगभग 28 लाख लोग वेश्यावृत्ति में निर्लिप्त हैं। इतना बड़ा आंकड़ा, अगर इतना बड़ा आंकड़ा है तो लवकुश की पाठशाला में इसके बारे में चर्चा करना तो बनती है। पाठशाला के अंतर्गत समाज के ऐसे मुद्दे, ऐसी व्यवस्थाएं जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, हम उसकी चर्चा करेंगे, आप उसकी चर्चा करेंगे। अब वेश्यावृत्ति सही है या गलत, उसका निर्णय आप लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो आइए कौटिल्य एकेडमी प्रेजेंट्स लवकुश की पाठशाला में वेश्यावृत्ति के इस मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वेश्यावृत्ति, यदि कोई महिला, स्त्री पैसों के लिए अपने देह का व्यापार करे, फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करे, शारीरिक संबंध बनाए, तब कहा जाता है वो कृत्य वेश्यावृत्ति कहलाता है। हाल ही में एक मूवी बहुत ज्यादा प्रचलित रही, गंगूबाई। इसमें आपको वेश्यावृत्ति के अलग अलग पहलू देखने मिले होंगे। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है, जो भी चीज हमको बेकार लगती है, हमको लगता है कि वो अंग्रेजों ने हमको दी होगी। अब ये भैया अंग्रेज कम लग रहा है, गुंडा ज्यादा लग रहा है। परंतु वेश्यावृत्ति अंग्रेजों द्वारा भारत में नहीं दी गई। कहा जाता है जिस समय मानव समाज का इस धरती पर आगमन हुआ, साथ ही साथ कदम रखती है वेश्यावृत्ति इस जगत पे, इस समाज में, इस संसार में। वेश्यावृत्ति को अलग अलग समाज में अलग अलग समय में कई सारे नामों से जाना जा रहा है। जैसे कि कभी कभी उनको नगरवधू के नाम से जाना जाता है, कहीं गणिका, कहीं रूपा जीवा, कहीं कुटनी, और सबसे घृणित परंपरा अगर मुझे कोई लगती है तो वो है देवदासी, जो कि एक वेश्यावृत्ति का ही रूप है। आगे चर्चा करेंगे क्या होती है देवदासी प्रथा। कहीं तवायफ, आपने एक मूवी देखी होगी देवदास, ऐश्वर्या राय का जो रोल था वह थी कुलवधू, मतलब घर में एक व्यक्ति की पत्नी। परंतु माधुरी दीक्षित जिस रोल को निभा रही थी वह थी तवायफ या नगरवधू। कहा जाता है पूरे नगर की पत्नी को कहते हैं नगरवधू। समझ पा रहे हैं, एक तरह का वेश्यावृत्ति ही वाला मेल मिलाप यहां पर देखने मिल रहा है। भारत में वेश्यावृत्ति का एक बहुत प्राचीन, क्रूर और निर्दयी इतिहास रहा है। जरा देखें इतिहास के पन्नों को छानकर, तो बौद्ध काल में एक वैशाली नगर की नगरवधू थी, इसका नाम था आम्रपाली। नाम को याद रखिएगा, आम्रपाली, जिनका संबंध बौद्ध काल से था, नगरवधू अर्थात वेश्यावृत्ति के प्रमाण भी इस समय पर देखने मिलते हैं हम। फिर बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो आचार्य चाणक्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र छानेंगे तो वहां पर भी आपको कनिष्ठा, मध्यमा, उत्तमा नाम की कई सारी वेश्याओं के लेख देखने मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस मौर्य काल में वेश्याओं का गुप्तचर मतलब इसकी बात पता करके मुझे बताना, मेरी बात पता करके उसको बताना, ये जो काम चल रहा था, दासियों के रूप में मौर्य साम्राज्य में वेश्यावृत्ति मौजूद थी। और कहानी तब आगे बढ़ती है जब गुप्त साम्राज्य में वेश्याओं का एक बड़ा सा सिस्टम और सटीक सिस्टम सामने निकल के आता है, और नाम आते हैं गणिका और रूपा जीवा। एक मजे की बात बताऊं आपको, गणिका वेश्या है या नहीं, इस पे मतभेद जताते हैं, क्योंकि हमारे पास एक नाटक शास्त्र के जो रचयिता है भरत मुनि, उन्होंने एक बहुत अच्छा संस्कृत में वाक्य लिखा है, संस्कृत का श्लोक है, देखिएगा इसको। प्रियवादी प्रिय कथा स्फुटा दक्षा जिंच रहा संयुक्ता गणिका परिकीर्तिका। अर्थात अगर इनकी बात माने तो गणिका जिसके अंदर में कुछ क्वालिटीज हो, नाचने की, बात करने की, मतलब वेश्यावृत्ति के प्रमाण इनके श्लोक से नहीं दिख रहे। परंतु गुप्त काल में जब देखा जाएगा तो गणिका वो वेश्याएं थी जिनको राजा का समर्थन या राजा के माध्यम से वह अपना कार्य कर रही होगी। रूपा जीवा मतलब क्या, जो सुंदर होंगी और व्यक्तिगत रूप से जो अपने शरीर को बेच बाच कर पैसा कमा रही हैं, ऐसी वेश्याओं को रूपा जीवा कहा जाता था। कुटनी मतलब क्या, गंगूबाई मूवी देखी होगी आपने, उसमें एक बूढ़ी महिला थी जो बाकी छोटी छोटी स्त्रियों को, लड़कियों को वेश्यावृत्ति की शिक्षा देती थी, वहां पर निर्लिप्त करके रखती थी।
कुटनी कहलाती है। मतलब एक ऐसी बूढ़ी महिला जो वर्तमान में तो वेश्यावृत्ति का काम नहीं करे परंतु बाकी लोग को वो वेश्या बनाने के लिए प्रेरित कर रही है, कुटनी कहलाती है। इसके बारे में दामोदर गुप्त ने अपनी रचना कुटनी मित्तम में बताया है। अब बात करते हैं वेश्यावृत्ति के उस रूप को जिसके बारे में सुनकर और पढ़कर समाज का वो घृणित दृश्य हमारे सामने आता है। नाम है देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा के बारे में कालिदास ने सबसे पहले अपनी रचना मेघदूत में इसका वर्णन किया है। क्या थी देवदासी प्रथा, समझिएगा इस बात को। पहले के समय पर क्या होता था, एक घर से छोटी सी स्त्री जो युवती है उसको बुलाते थे और कहते थे कि आपका परिवार सौभाग्यशाली है कि भगवान ने आदेश दिया है कि आपकी स्त्री को मंदिर की पूजा करने के लिए, यहाँ पर सेवा करने के लिए रखा जा रहा है। अब वो लड़की तो आ जाती थी और बचपन में से उसने यही सीखा है कि मेरे को जाना है, मेरा काम है इस मंदिर में सेवा करना। परंतु यह सेवा कहां तक परिवर्तित होती है, जरा ध्यान सुनिएगा। यहां पर कार्य करने वाले सभी पुरोहित और पंडितों के शोषण का शिकार बन जाती है वह छोटी सी युवती, और इसी प्रथा को बोलते हैं देवदासी प्रथा। क्योंकि कहीं कहीं पर पुरोहित ये कहते हुए नजर आए कि भैया जब तक हम उस युवती से शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे तब तक हमारा देवताओं से संवाद नहीं होगा। सोच के देखिएगा भगवान के नाम पर क्या साड़ा षड्यंत्र चल रहा था। और कालिदास ने तो बताया था महाकाल के मंदिर में जो उज्जैन में है, यहां पर भी देवदासी प्रथा के कई सारे प्रमाण मिले हैं। वर्तमान में तो साउथ इंडिया में तो आज तक कहीं कहीं पर देवदासी प्रथा के प्रमाण हमको देखने मिलते हैं। हम लोगों ने यही तो किया है, जो काम हमको करना है परंतु वो समाज की दृष्टि से गलत है, हमने जोड़ दिया किसके साथ, भगवान के साथ। हमको भैया नॉनवेज खाना है परंतु अच्छा नहीं लगेगा ना नॉन वेजिटेरियन आहार करना, हमने क्या कर दिया, माताजी को बलि चढ़ा दी। अब माताजी थोड़ी ना खाती है, कहीं माताजी ने नहीं बोला कि मुझे बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ाओ, परंतु हमने अपनी इच्छाओं को भगवान से जोड़ दिया ताकि वो अच्छा दिखे। हमें शराब पीना है परंतु हमने काल भैरव के साथ जोड़ दिया कि हमारे जब भैरव जी दारू पीते हैं तो हम भी पिएंगे, हमारे शंकर जी जब गांजा पीते थे तो हम भी गांजा पिएंगे। अरे शंकर जी ने तो भैया जहर भी पी लिया था, पी लो जरा। सोच के देखिए क्या ऐसी प्रथा भगवान के नाम पे आज चल रही है, क्या वो सही है? इनको बंद नहीं होना चाहिए। कई सारे रचनाकार ने अपनी रचनाओं में वेश्यावृत्ति के कई सारे प्रमाण छापे हैं। नाम याद रखिएगा, शूद्रक की मृच्छकटिकम में कहा जाता है, शूद्रक में तो एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट किया था कि वेश्याओं को प्रेम करने का अधिकार नहीं है, परंतु मृच्छकटिकम में कहा गया है कि बसंत सेन नाम के एक व्यक्ति ने चारुत नाम के एक दरिद्र ब्राह्मण से प्रेम कर लिया था, जिसको अपराध माना गया था। वहां पर दंडी के दश कुमार चरित्र में, वात्सायन के काम सूत्र में, कल्हण की राज तरंगिणी है, चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रसो, ये वही पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदाई है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान, पृथ्वीराज संबंधित इनका। अल बरूनी के तहकीक केंद्र में कहीं कहीं पर आपको वेश्यावृत्ति के कई सारे साक्ष्य देखने मिल जाएंगे। समय आगे बढ़ा, मुगल काल आया, क्या यहाँ पर भी वेश्यावृत्ति थी? हाँ थी। तवायफ नाम यहीं से फेमस होकर निकल के आता है। तवायफ कहा जाता है लखनऊ को जो राजा था वाजिद अली शाह, उसको वेश्याओं का स्वर्ण युग कहा जाता था और कई सारी परंपराएं भी यहाँ पर विकसित होती हैं। जैसे ही आगमन होता है अंग्रेजों का, इन्होंने 2 क्षेत्रों को डेवलप करा, एक कलकत्ता का सोनागाछी, मुंबई का कामाठीपुरा, जो आज तक सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में माना जा रहा है, देखा जा रहा है, जहां पर पूरे विश्व से कई सारी लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से, तस्करी के माध्यम से लाया जाता है और उनका देह व्यापार किया जाता है और मजबूर किया जाता है इन दोनों क्षेत्रों में। वेश्यावृत्ति के बारे में आगे चर्चा करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आप सभी को पता है कि चोरी करना पाप होता है, अपराध होता है, गलत बात होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि एक महिला है वो चोरी करती है तो वो अपराधी है, लेकिन एक महिला है, उसका पति बीमार है, उसकी बच्ची बीमार है और समाज के पास वो काम मांगने जाती है, रोजगार मांगने जाती है, तो समाज उसे कुदृष्टि से देखता है, उसे सामान्य सम्मानजनक काम नहीं देता, तब जानबूझकर उसे पैसे कमाने के लिए कहीं से चोरी करना पड़ती है। हालांकि अपराध तो अभी भी वो कर रही है, चोरी करना अपराध है, पाप है, लेकिन यहां पर उसके अपराध की सजा वो नहीं होगी जो सामान्य चोरी का अपराध होता है। यहां पर उसकी परिस्थितियां उसको अपराधी बना रही हैं। समझ पा रहे हैं बात को? उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति कर रहा है, कोई महिला वेश्यावृत्ति कर रहा है, तो सबसे पहले आपको एक शब्द हटाना पड़ेगा जिसका शब्द है वेश्या। आपको यहां पर वेश्यावृत्ति के बारे में आगे महिला को महिला की तरह समझकर आगे कहानी में ध्यान देना होगा।
एक महिला वेश्या क्यों बनी, उन कारणों को समझना पड़ेगा। पहले से ही आप लोग बोल दोगे कि अरे नहीं, ये तो बेकार बात है, सारी चीजें, मैं वेश्यावृत्ति का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं वो तथ्य जुटा रहा हूं जो हमें इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा जानकारी दें, हमारे मानसिक विकास को और तीव्र करें। एक महिला वेश्यावृत्ति में जाती है क्योंकि कारण है, सबसे पहला कारण आपको देखने मिल रहा है आर्थिक कारण। मान के चलो क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था, पुरुषों को पढ़ने की आजादी मिली, लड़कियों को, बेटियों को पढ़ने की आजादी नहीं मिली, महिलाओं को बाहर नहीं भेजा गया। अगर उनके ज्ञान का विकास नहीं हुआ, उनकी बचपन में शादी कर दी गई, अगर आपने उसको रोजगार के साधन अर्जित नहीं कर दिए, तो क्या बिना पढ़े लिखे मार्केट में सम्मानजनक नौकरी को प्राप्त कर सकती हैं? नहीं कर सकती। और किसी कारणवश मान के चलो उनके पति समाप्त हो गए, उनके पति ने उनको घर से बाहर निकाल दिया और उस व्यक्ति को, उस महिला को अब आजीविका की आवश्यकता है। जब समाज ने शिक्षा ही नहीं दी तो क्या समाज अब रोजगार दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक कारणों से उस व्यक्ति को पेट भरने के लिए, पापी पेट जिसे भगवान ने दिया है, इस पेट को भरने के लिए अब उसे वो चीज बेचना पड़ रही है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, यानी जिसे हम महिलाओं की इज्जत या आबरू कहते हैं। अपनी आबरू देकर पेट भरने का सिलसिला जब स्टार्ट होता है तभी हमारे देश में वो महिला वेश्या बन जाती है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं वेश्यावृत्ति का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं कारणों की पुष्टि कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो गया। आपने मूवी में देखा होगा कि आलिया भट्ट जो गंगूबाई का कैरेक्टर निभा रही है, हनी ट्रैप में उन्हें फंसाया जाता है। कोई लड़का आके बड़ी बड़ी प्यार की बातें करता है, मैं तो तुम्हारे लिए ताजमहल बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा। उस महिला को जो भोली है उसको लग रहा है कि ये लड़का तो मेरे जीवन में मेरा प्रेम है जिसे भगवान ने बनाया है। भगवान प्रेम तो भगवान की देन होती है ना, ऐसे ही हमारे यहाँ माना जाता है। जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। अब वो जोड़ीदार ने उसको मुंबई बुला के बेच दिया तो उस महिला की ज्यादा गलती है या उस पुरुष की जो उस व्यक्ति को इस कार्य में संलग्न कर रहा है? फिर से पुष्टि हो रही है कि वो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला अभी तक अपराध काम तो कर रही है, लेकिन वो अपराधी की दृष्टि से ना देखी जाए। साथ ही साथ आपको और कारण भी वेश्यावृत्ति के देखने मिलेंगे। जैसे आपने कभी ट्रैफिकिंग का नाम सुना है, धोखे का नाम सुना है? अगर आप आश्रम की इस वेब सीरीज को देखोगे तो आप सभी को पता है ये आश्रम चलाने वाले निराला बाबा महिलाओं को अपने हॉस्टल में लाते थे कि हम आपकी पढ़ाई करवाएंगे, आपको शिक्षा देंगे, आपको भगवान से कनेक्ट करेंगे। लेकिन यहीं पर उनकी ट्रैफिकिंग होना, उनका शोषण होना, उनकी इज्जत को कम करने का व्यापार भी प्रारंभ हो जाता है। और ये आपको सीधा साधा उदाहरण इस आश्रम वेब सीरीज में देखने मिलता है। तो महिला यहां पर भी अपनी इज्जत खो रही है और सारे लोग कर रहे हैं यहां पर जप नाम जप नाम जप नाम। कारण क्या है? ये भी महिला मजबूर है उस टाइम पे। यदि आपने यशपाल जी के द्वारा लिखी हुई दिव्या उपन्यास को पढ़ा है, बहुत शानदार उपन्यास है, उसमें आप देखोगे एक साधारण राजकुमारी, एक साधारण लड़की दिव्या कैसे नगर वधु या वेश्यावृत्ति के अंदर संलग्न हो जाती है। यानी कई सारे कारण आपको महिलाओं के लिए देखने मिलेंगे। यहां पर आपको और भी कारण, जैसे यहां पर आपको दहेज प्रथा, इसको थोड़ा सा ये मुड़ाओ ना, इसको कर लेना। यहां पर आपको और सारे कारण एक महिला को वेश्यावृत्ति में जाने के देखने मिलेंगे। जैसे दहेज प्रथा हमारे देश में अभी भी चल रहा है। जो जितना अच्छा बड़ा व्यक्ति होगा, जो अच्छी सरकारी नौकरी अपनाएगा, उसको और दहेज मिलना चाहिए। भैया जब ग्रामीण क्षेत्र में आप पिता से, लड़की के पापा से दहेज मांगोगे और पापा गरीब होगा, पैसा नहीं दे पाएगा, उसकी शादी नहीं होगी, वो कुमारी हो जाएगी क्योंकि आपने पढ़ने का मौका नहीं दिया, अब वो कैसे अपने घर का, अपने जीवन का निर्वाह कर पाएगी? उसको वेश्यावृत्ति के रोजगार में, जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, उसमें संलिप्त होना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ है विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगाना। हालांकि आपने देखा होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं जो बाद में विधवा के पुनर्विवाह के लिए अंग्रेजों से कानून बनवाते हैं। लेकिन यदि आप विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं करवाओगे तो जब उनके पति शांत हो जाते हैं तब या तो आप उस पत्नी को अग्नि में बिठाकर सती करवा दोगे कि तुम तो भगवान के पास जा रही हो, या तुम उस विधवा को समाज की दयनीय दृश्य के लिए छोड़ दोगे
तब वो महिला अपने जीवन का उपार्जन कर, देखो सांत्वना देने सारे लोग जाएंगे, अरे गलत हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन भैया पेट है, पेट सांत्वने से नहीं भरता, पेट भरता है खाने से, और खाना आता है पैसों से। तो पैसा कमाने के लिए, जैसे सारी महिलाएं बोल रही है कि कुछ लोग अपना दिमाग देते हैं, कुछ हाथ देते हैं, हमने अपनी आबरू दे दी पैसा कमाने के लिए, ये पेट भरने के लिए, तो ये कारण भी आपको देखने मिलेगा। और इसी प्रकार तलाकशुदा महिला को उपेक्षा की दृष्टि देखा जाता है, उनके साथ भी कोई विवाह नहीं करना चाहता, तो वो भी अपने जीवन के उपार्जन के लिए क्या करेंगी, वो उस कारण में जाएंगी। मैं फिर बोल रहा हूं, वेश्यावृत्ति का समर्थन नहीं, केवल कारणों की पुष्टि करना मेरा उद्देश्य था। लेकिन वर्तमान की प्रासंगिकता इन सारे कारणों से विलग है। आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिला शौकियाना दृष्टि से भी वेश्यावृत्ति में सम्मिलित हो रही हैं। उनको पता है कि हम मार्केट में रोजगार करेंगे तो हम दिन भर काम करके भी सम्मानजनक नौकरी से केवल 15,000, 20,000, 25,000 कमा पाएंगे, लेकिन इस काम करने से उनको एक दिन में कई सारा पैसा मिलेगा। तो केवल धन के लालच में आकर, पैसों की भूख के कारण वो वेश्यावृत्ति में शामिल हो जाती हैं। इसकी मैं निंदा करता हूं। ऐसे सामाजिक मुद्दों पर तो एमपीएससी और यूपीएससी भी प्रश्न पूछती है। अगर कौटिल्य एकेडमी के साथ में आप एमपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए कौटिल्य एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए और जुड़ जाइए कौटिल्य एकेडमी के साथ में, जहां पर आप शानदार तरीके से नई फैकल्टी टीम के माध्यम से ऑनलाइन बेस में तैयारी करेंगे। तो जुड़ जाइए कौटिल्य एकेडमी से फॉर एमपीएससी प्रीलिम्स न्यू बैच। अब चर्चा करते हैं कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि हमको वेश्यावृत्ति के इस मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके एक आदेश दिया है कि भैया भारत के अंतर्गत वेश्यावृत्ति को भी एक रोजगार माना जाए, एक पेशा माना जाए, और देखेंगे अब इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं। लेकिन वहीं पर सारे एस्पिरेंट्स देख लीजिए, व्हाट इज मीन बाय आर्टिकल नंबर 142। सुप्रीम कोर्ट के पास में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति है। यदि सुप्रीम कोर्ट मार्केट के अंदर, देश के अंदर पूर्ण न्याय करना चाहता है तो वो कोई भी आदेश पारित कर सकता है। हालांकि देश के अंदर काम करने की जिम्मेदारी, कानून बनाने की जिम्मेदारी सरकार, संसद की है, लेकिन जब संसद इस मुद्दे पर बात नहीं करेगी तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी मुद्दे पर संज्ञान लेकर एक नई अवधारणा स्थापित की जाएगी। और यही सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति के मुद्दे पर संज्ञान लिया और कहा आर्टिकल नंबर 21, जिसके अंदर एक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, तो उस महिला को जो अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति कर रही है, यह भी उसका राइट टू लाइफ है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए अगर वो महिला अपने मन से काम कर रही है तो वो काम कर सकती है, रोजगार कमा सकती है, पेशावृत्ति कर सकती है। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं टुवर्ड्स द वेश्यावृत्ति करने वाले सभी लोगों के ऊपर, उस बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट निकल के आता है कि भैया पुलिस द्वारा जो अतिक्रमण किया था, आपने कई सारे बार बार में अखबार पढ़ा होगा कि एक स्कैंडल पे छापा मारा, कई सारी महिलाएं फिर कपड़ा ला के खड़ी रहती है। अब वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है गाइडलाइन के अनुसार पे कि जो स्वेच्छा से जो वेश्यावृत्ति करना चाहता है, अब वो अपराध नहीं है, वो उनका खुद का राइट है, मूल अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो पुलिस भैया तुम इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकते हो। इस गाइडलाइन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ उनको यही होने वाला है। दूसरी कहानी ये थी कि भैया जो पीड़ित होती थी, आपने अगर गंगूबाई मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा, आलिया भट्ट को एक आदमी आता है और वेश्यावृत्ति के नाम पर बहुत मारता है, बहुत एक शारीरिक शोषण और अत्याचार करता है। अब ये कहां जाए? अगर ये जाएगी पुलिस वालों के पास तो पुलिस वाले क्या बोलेंगे, तुम्हारा तो काम ही है वेश्यावृत्ति करनी है, तो भैया ये जो हमारे पास मत लाओ, तुम वैसे इलीगल काम कर रही हो। फिर हम किसके पास जाएंगे? कौन इनको अधिकार देगा? अगर सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को आधार माना जाए तो अब इन पीड़िताओं के माध्यम से या पुलिस के पास जा भी सकती हैं और पुलिस को इनको चिकित्सीय राहत देना पड़ेगी, एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगी जिस व्यक्ति ने भी इसके खिलाफ क्या करा है, इस प्रकार की यातना दी गई है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक उपेक्षा। अभी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा करी, समाज का अच्छा खासा योगदान है किसी निर्मम स्त्री को वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रेरित कर देना, मजबूर कर देने में। और फिर हम क्या करते हैं कि यार ये तो वेश्यावृत्ति करती है, ये नहीं देखा जा रहा कि उसके पीछे कारण क्या थे।
सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन ने कहा है कि हम वेश्याओं को सामाजिक उपेक्षा के भाव से ना देखें। जैसे बाकी सारे लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, वो भी तो एक तरह का रोजगार कर रही है, तो उनको उपेक्षा की दृष्टि से क्यों देखा जाए। खैर, इस वाले पॉइंट पर मेरा थोड़ा मतभेद है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, परंतु स्वतंत्रता, सोच विचार करने की क्षमता सभी की अलग अलग है। क्योंकि आप सभी को पता है, कबीर कहा संसार में भांति भांति के लोग, अलग अलग शब्द विचार चलते रहते, जरूरी है। आप क्या विचार है, लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस गाइडलाइन का सबसे बड़ा लाभ एक जगह पर आपको देखने मिल सकता है, वो है वेश्याओं के जो बच्चे होंगे उन पर। एक तथ्य जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1100 रेड लाइट एरिया है भारत में, 28 लाख वेश्या कर्मी हैं, साथ ही साथ उनके 54 लाख बच्चे हैं जिनके फादर अननोन है, पता नहीं कौन इनका पिता होगा। कौन अधिकार का संरक्षण करेगा समाज में? वो जब पढ़ने जाएंगे, कुछ अच्छा करने जाएंगे, माता पिता ने जो करा है उसको वो भूल जाएं, वो तो कुछ अच्छी नई शुरुआत करना चाहेंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, तेरी मम्मी तवायफ है, वेश्या है, तेरे को क्या समाज में जगह मिलेगी, तेरे को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। इनका संरक्षण कैसे हो, तो यहां गाइडलाइन उन बात को बताती है कि बच्चों के अधिकारों की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, फिर बात निकल गई थी पारदर्शिता। अच्छा, नीदरलैंड आपने नाम सुना होगा, एक देश है यूरोप में, बहुत अच्छा देश है नीदरलैंड, और एम्स्टर्डम वहां की राजधानी। वहां पर तो सिस्टम ही सरकार ने शानदार बना दिया है, सबका सब लीगल है वहां पर, सभी को उनकी आइडेंटिटी, जैसे आधार कार्ड हमको मिल रहे हैं, उनकी एक आइडेंटिटी कार्ड है, सभी लोग स्कीम सरकार से जुड़े हुए हैं, उनको लगातार मात्रा में चिकित्सीय सुविधाएं मिलती रहती, सारी चीज मिलती रहती है, और पूरे विश्व से लोग देखने जाते हैं कि वहां पर वेश्यावृत्ति का कैसा एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे ही अगर आप किसी चीज को लीगल, जैसे कि आईपीएल में आप लोग बोलते हैं ना कि यार आईपीएल में जो आप सट्टा लगाते हैं वो लीगल कर दें या इलीगल कर दें, एक वेब सीरीज भी आई थी उसके ऊपर जो लीगल करने की बात कहती है। अगर लीगल कर दिया जाएगा, जो काम हो रहा है वो पारदर्शिता होने लगेगा। उदाहरण के लिए बिहार में अगर शराब बंद हुई है, परंतु शराब सरकार ने बंद करी है, जैसे ही शराब बंद करी गई, वहां पर शराब की तस्करी होना, अवैध शराब की बिक्री होना क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगर अवैध शराब बिकेगी तो सरकार को टैक्स भी क्या होगा, नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो भैया एक काम ही कर दो ना, लीगल कर दोगे तो पारदर्शिता बढ़ जाएगी, साथ ही साथ ये फिर कमाएंगे पैसा तो आपको भी देंगी, इस पर इनकम टैक्स लगाना सरकार को भी लाभ होगा। ऐसा कुछ लोग का मत है कि भैया ये आर्थिक रूप से भी ये जरूरी काम हो सकता है। एक प्रमुख लाभ यह भी देखा जा सकता है कि अगर हमने इनको मान्यता दे दी, इनको अगर लीगल दर्जा दे दिया, वैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो इनके समस्या जो आ रही है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो इनके सामने लगातार भयंकर बीमारी की समस्या बनी हुई है, सरकार इनका प्रबंधन करेगी, इनको चिकित्सालयों के माध्यम से क्या सुविधाएं दी जाएगी, इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होंगी। अभी तो क्या है, अगर कोई भी महिला जा रही है, बोल रहे हैं तुम्हारा तो काम ही है, तुम तो ऐसे ही जीते हो, ऐसे ही मरते हो, भाड़ में जाओ। मगर अब इनको थोड़ी मान्यता मिलेगी अलग अलग पक्ष में, जो मैंने आपके सामने बताए हैं। परंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। अभी हमने बात करी उन लाभों की कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी है उससे क्या लाभ होने वाले हैं समाज को, परंतु कई सारी हानियां देखने मिलती हैं। और सबसे पहली हानि जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगती है वो ये लगती है कि जो स्त्री, जो लड़की अभी सोच रही थी कि आपने को पढ़ लिख कर बड़ा कुछ करना है, मुझे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बनना है, मुझे गायन सीख के लता मंगेशकर बनना है, मुझे स्पेस में कुछ करके कल्पना चावला बनना है, अब वो सोचेगी यार पैसा कमाना है, ये भी तो अच्छा काम हो सकता है, इसमें तो जल्दी पैसा मिल जाएगा, आसान काम है, उसमें तो क्या लंबे समय तक आपको पॉलिटिक्स, राजनीति, संघर्ष करना पड़ेगा। परंतु भैया सुप्रीम कोर्ट ने अगर वेश्यावृत्ति करना लीगल कर दिया है, आजीविका बना दी गई है, तो अब सबके सब बोलेंगे कि चलो यही क्यों नहीं कर ले। हम समाज को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? क्या ऐसा स्कूल खोल दें कि भैया वेश्यावृत्ति करना लीगल है, जाओ थोड़ी तैयारी करो, सारा मामला करना चालू होता है? नहीं। जैसे ही गाइडलाइन के माध्यम से वेश्यावृत्ति को मान्यता मिल जाएगी, तो जितने भी ये वेश्यावृत्ति करवाने वाले हैं ये अपराधी हैं, अभी भी इनको मान्यता नहीं है। वेश्यावृत्ति करना स्वैच्छिक रूप से अभी मान्यता उसको मिली है, वेश्यावृत्ति करवाना अभी भी क्या है, अपराध है। परंतु एक बार खुद ही सोच के देखो ना, एक स्त्री है जिसको वेश्यावृत्ति करना नहीं है, परंतु इसके पास कई सारी मजबूरी है, ये लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे और कहेंगे भैया पुलिस के सामने कभी बोलना मत, हम करवा रहे हैं, तुम्हें पैसे मिल रहा है ना, तेरे पापा मम्मी सभी को खाने पीने के लिए पैसा दिया जा रहा है। ये नहीं बोल पाएगी, मजबूरी में। रैकेट बंद हुआ कि मानव तस्करी बढ़ी किसी कारण में,
ऑफ कोर्स धूमधाम से मानव तस्करी बढ़ेगी और यह समस्या खत्म नहीं हो पाएगी आपके सामने। हमारा उद्देश्य तो यहां होना चाहिए था कि गंगूबाई जैसी वो लड़कियां जो गलती से धोखाधड़ी से इस षड्यंत्र में फंस गई है उनको कैसे निकाला जाए, परंतु हमने तो मान्यता दी। जो लड़की नहीं भी जा रही थी अभी वो इसको क्या बोलेगी, चलो अच्छा काम है चलो चले जाती हूं। मानव तस्करी बढ़ेगी कम हो गई? समस्या तो वैसी ही रही ना भैया, समस्या तो और गहन हो चुकी है। हमने समस्या का समाधान किया ही कहां? भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया एक्ट इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 का इसका क्या औचित्य रह जाएगा इस डिसीजन के बाद में? तो ये जो अवैध ड्रग्स की डिलीवरी है, कई हथियारों का जो लेना देना हो रहा है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना है, पैसा कमाना है, क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी तो सबके, किसी के पास मजबूरी नहीं है, सबके पास मजबूरी है, मगर ऐसे कार्य करना हमने चालू कर दिया। अच्छा मजबूरी तो उनके पास भी है ना। अभी आपने सुना होगा कि सेना के ऊपर कई सारे जम्मू कश्मीर या कई सारे क्षेत्र के नौजवान पत्थर फेंकते हैं और कई सारे लोग तर्क देते हैं कि यार इनको रोजगार नहीं मिला है, पेन नहीं मिला, तो अब पत्थर ही फेंकेंगे। फिर उस हिसाब से तो ये भी सही है वो भी सही है। अगर उनका पत्थर फेंकना गलत है तो इनका ये काम करना भी गलत है, हथियार बेचना भी गलत है, ड्रग्स बेचना भी गलत है। इसलिए मुझे इस पॉइंट पर इस गाइडलाइन से थोड़ा सा मतभेद प्रतीत होता है व्यक्तिगत लेवल पे। आप अगर विचार है आप लोग को बताना है। लास्ट में बात निकल के आती है स्त्री चरित्र का वस्तुकरण। वस्तुकरण मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिवेशन। ये पेन, इसकी खुद की अक्ल नहीं है, अगर मैं उसको उठाऊंगा तो ये उठेगा, अगर मैं इसको गिरा दूंगा तो गिर जाएगा। क्या स्त्री केवल भोग विलास की वस्तु ही समझी जानी चाहिए? क्या केवल बच्चे पैदा करना या शारीरिक सुख का ही माध्यम समझा जाना चाहिए? नहीं भैया नहीं, स्त्री तो भैया जन्मदात्री है, पूरी दुनिया उनके कारण चल रही है। आप सभी को पता होगा, छानो इतिहास, पुराणों को पढ़िए, अपने ग्रंथों को पढ़िए, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। परंतु हमने क्या कर दिया, केवल वस्तुकरण मान लिया, सुख सुविधाओं के लिए यूज करेंगे, हम नगर वधु बना देंगे, देवदासी बना देंगे, क्या ही मतलब है बाकी चीज का। तो ये वाले कुछ पॉइंट हैं जो मुझे हानि के रूप में देखने मिलते हैं। अब इस परिचर्चा के अंदर दो टाइप के व्यक्ति जन्म ले चुके हैं। पहले टाइप के लोग ऐसा विचार रख रहे हैं कि अगर वेश्यावृत्ति जैसी चीजें नहीं होंगी तो इससे समाज विकृत हो जाएगा और देश के अंदर रेप जैसी घटनाएं बढ़ने लगेंगी। और कुछ लोग का मत यह है कि इन वेश्यावृत्ति जैसी संस्थानों के कारण में जो हमारी प्राचीन कालीन संस्था चली आ रही है, विवाह संस्था, क्या उसमें कुछ विघटन नहीं होगा? समाज की नैतिकता का क्या, वो कैसे बनी रहेगी इन सभी क्रियाकलापों के कारण? अब क्या सही है क्या गलत है, अब आपको स्वयं विचार करना है इस पूरे वीडियो को देखकर, और कमेंट सेक्शन में आपके विचार में मुझे बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वेश्यावृत्ति आपके हिसाब से सही है या गलत है, या क्या होना चाहिए। अपने विचार जरूर व्यक्त करिए। और ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, लाभ हानि समझने के लिए जुड़ जाइए कौटिल्य एकेडमी प्रेजेंट्स लव कुश की पाठशाला से। और जल्दी से लव कुश की पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कमेंट्स में अपने विचार को बताइए, इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि इस बारे में जानकारी सभी के पास पहुंचाए। हाँ, लव कुश की पाठशाला का इंस्टाग्राम लव कुश की पाठशाला के नाम से बनाया गया है, जहां पर आपको 1 मिनट के अंतर्गत कई सारी चीजें बताई जाएंगी, उसको भी फॉलो कीजिए और वहां पर से भी इंफॉर्मेशन लेते रहिए। धन्यवाद।